With reference to the factors affecting the rate of photosynthesis, which of the following statement is not correct? टोमेटो इज ग्रीन हाउस क्रॉप, ठीक बात है। CO2 इन रिच एटमॉस्फेयर में यील्ड बढ़ जाएगी। लाइट सैचुरेशन CO2 फिक्सेशन रेट 10%, ठीक बात है। लाइट सैचुरेशन अगर फुल सनलाइट का 10% भी मिले तो उतनी लाइट फोटोसिंथेसिस के लिए सफिशिएंट है। इंक्रीज एटमॉस्फेरिक CO2 कंसंट्रेशन अप टू 0.05% कैन इनहांस CO2 फिक्सेशन रेट, ठीक बात है। C3 plant respond to high temperature with enhanced photosynthesis while C4 plant has much lower, ये बात गलत है। C3 plant respond to high temperature with enhanced photosynthesis, ये बात गलत है। इसमें 20 to 35 डिग्री सेंटीग्रेड तक ऑप्टिमम है और C4 प्लांट का हमारा 30 to 45 डिग्री हमारा ऑप्टिमम है। तो C4 प्लांट हाई टेम्परेचर पे आपको हायर यील्ड दिखाएगा क्योंकि उनमें एडेप्टेशन हो गया है, फोटो रेस्पिरेशन नहीं होता। Which of this statement is correct? Glycolysis operate as long as conditions are aerobic. Aerobic हो anaerobic हो glycolysis होगी, ये स्टेटमेंट गलत है। Enzymes of TCA cycle present in cytoplasm, साइटोप्लाज्म में नहीं माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में होता है, ये स्टेटमेंट भी गलत, ये स्टेटमेंट भी गलत। ऑक्सीडेटिव फास्फोरिलेशन टेक प्लेस इन आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, ये स्टेटमेंट भी गलत। ग्लाइकोलिसिस फर्स्ट स्टेप ऑफ रेस्पिरेशन, ठीक। यील्ड नेट 2 ATP, 2 नेट, ठीक। टोटल इनॉल 4, 2 पायरुविक एसिड, 2 NaDH2, ये बात बिल्कुल ठीक है। ये स्टेटमेंट डी स्टेटमेंट ठीक है, चुन लीजिए डी स्टेटमेंट को। आगे बढ़ता हूँ। विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज नॉट हेल्प फॉर ब्रेकिंग सीड डॉर्मेंसी? सीड डॉर्मेंसी इसमें से कौन नहीं ब्रेक करेगा? स्क्रैचिंग सीड कोट करेगा, सब्जेक्टिंग द सीड टू चिलिंग कंडीशन करेगा, चेंज इन लाइट प्रेशर एंड टेम्परेचर, मेंटेनिंग द कांस्टेंट इन्वायरमेंट, चेंज इन लाइट करेगा, मेंटेनिंग द कांस्टेंट इन्वायरमेंट नहीं। कांस्टेंट इन्वायरमेंट करने से सीड डॉर्मेंसी ब्रेक नहीं होगी, हमें और इन्वायरमेंट को बदलते रहना। तो ये स्टेटमेंट गलत है। नॉट हेल्प, मतलब यही स्टेटमेंट ठीक है। नॉट हेल्प, कौन हेल्प नहीं कर रहा? ये हेल्प नहीं कर रहा। अगर आप मेंटेन कर दोगे उसका इन्वायरमेंट कंडीशन तो उससे सीड डॉर्मेंसी ब्रेक नहीं होगी। एंजाइटी एंड ईटिंग स्पाइसी फूड टुगेदर इज एन अदरवाइज नॉर्मल ह्यूमन में लीड टू इनडाइजेशन, उसका पाचन तंत्र खराब हो जाएगा। अगर एंजाइटी है, परेशान है या स्पाइसी फूड खा रहा, इनडाइजेशन हो जाएगा। रिस्पॉन्स टू CO2 कंसंट्रेशन एंड H+ कंसंट्रेशन, द कीमोसेंसिटिव एरिया एंड रेस्पिरेटरी सेंटर रिसेप्टर्स विद एरोटिक आर्च एंड कैरोटिड आर्टरी सेंड नेसेसरी सिग्नल्स टू रिमेडियल एक्शन कि भैया अपनी रेस्पिरेटरी रेट बदलो। तो रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर जो कि सिचुएटेड है कहाँ पे? मेडुला पे, उसको फीडबैक देगा। न्यूमोटैक्सिक सेंटर, एपोनोस्टिक सेंटर जो पॉन्स पे हैं उनको फीडबैक नहीं, मेडुला को डायरेक्ट वो रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर को फीडबैक देंगे कि भैया रेस्पिरेशन रेट में परिवर्तन लाओ और अपनी जान बचाओ। टिपिकल लब डूप साउंड इन हार्ट इज ड्यू टू लब डूप फर्स्ट हार्ट साउंड, क्योंकि आपके बंद हो रहे हैं क्या? बाइकस्पिड ट्राइकस्पिड वॉल्व से लब साउंड, फॉलोड बाय सेमी लूनर वॉल्व से डब साउंड। तो लब डूप बाइकस्पिड वॉल्व, सेमी लूनर वॉल्व, बाइकस्पिड वॉल्व, सेमी लूनर वॉल्व, ये आप रट लीजिएगा। आगे बढ़िए। A healthy person eats the following diet: 5 gram raw sugar, 5 gram 4 gram albumin, 10 gram pure buffalo fat and 2 gram vegetable grease. How many calorie? तो आप देखिए 9 किलो कैलोरी एनर्जी उसको मिल रही है फैट से और 4 आपको मिल रही है शुगर से, प्रोटीन से। तो 9 आपके फैट से, शुगर प्रोटीन से 4 5 ग्राम शुगर 4 किलो कैलोरी से गुणा करिए, 4 ग्राम प्रोटीन 4 किलो कैलोरी से और 10 और 2 वो एडल्ट्रेटेड और नॉर्मल और वो सब बातें सैचुरेटेड इकट्ठे जोड़ के 12 9 से गुणा कर दीजिए, टोटल इन ऑल 144 किलो कैलोरी। ठीक, समझ में आई बात? नहीं आई फिर से समझो। प्रोटीन अगर 1 ग्राम आपके शरीर जलाता है 4 किलो कैलोरी एनर्जी जनरेट करता है। एल्बुमिन शुगर अगर जलाता है 4 किलो कैलोरी एनर्जी जनरेट करता है और अगर फैट जलाता है तो 9 किलो कैलोरी एनर्जी जनरेट करता है। टोटल इन ऑल कितना? 144। इन शॉर्ट डे प्लांट फ्लावरिंग इज इंड्यूस बाय, शॉर्ट डे प्लांट में फ्लावरिंग कैसे इंड्यूस होती है? तो क्रिटिकल लेंथ से छोटी देर के लिए लाइट का एक्सपोजर और लॉन्ग लाइट अनइंटरप्टेड, शॉर्ट पीरियड बिलो अ क्रिटिकल लेंथ एंड अनइंटरप्टेड लॉन्ग नाइट, दिस विल हेल्प टू, ये सही है, इसको चुन लीजिए। दिस विल लीड्स टू द फ्लावरिंग इन शॉर्ट डे प्लांट। Which one of the following pairs correctly matches a hormone with the disease resulting its deficiency? ग्रोथ हार्मोन की डेफिशिएंसी से क्या हो रहा? जेंजेंटिज्म नहीं होता, ग्रोथ हार्मोन की डेफिशिएंसी से डॉर्फ बन जाएगा।
प्रोलैक्टिन क्रिटिनिज्म इसी की उससे हो रहा है। क्रिटिनिज्म किससे हो रहा है? थायराइड की डेफिशिएंसी से। तो थायराइड की डेफिशिएंसी से क्रिटिनिज्म होता है, और ग्रोथ हार्मोन की डेफिशिएंसी से डॉर्फ बन जाते हैं। पैराथायराइड हार्मोन से टिटेनी, कैल्शियम लेवल लो हो जाएगा। कैल्शियम लेवल लो होने से स्पास्म हो जाएंगे मसल्स में, तो हमारे ये पेनफुल मस्कुलर स्पाम टिटेनी हो गया, क्योंकि कैल्शियम की कमी हो गई पैराथायराइड हार्मोन की कमी से। न्यूक्लियस एम्ब्रायो इन सिट्रस डेवलप्स फ्रॉम न्यूक्लियस। तो भैया आप ये देखो, ये हमारा न्यूसेलस सेल्स और उसके अगल बगल इंटेगुमेंट्स, इसमें क्या हुआ है, न्यूसेलस में चले गए हैं कौन से, इंटेगुमेंट्स के सेल, और वहाँ जाके वो जब बना देते हैं एम्ब्रायो, तो ये डिप्लॉयड होंगी, और ये एपोमिक्टिक डिप्लॉयड हो गया। एपोमिक्टिक क्या है? सीड फॉर्मेशन विदाउट फर्टिलाइजेशन। सीड फॉर्मेशन विदाउट फर्टिलाइजेशन इज एपोमिक्सिस। डिप्लॉयड सेल्स अंदर आई हैं, तो ये एपोमिक्टिक डिप्लॉयड होगा। इस तरह से जो एम्ब्रायो बनेंगे, ठीक है जी, एपोमिक्टिक डिप्लॉयड। नो न्यू फॉलिकल्स डेवलप इन लुटियल फेज ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। मेंस्ट्रुअल साइकिल के 3 फेज, पहला फेज हमारा मेंस्ट्रुअल फेज, उसके बाद हमारा मेंस्ट्रुअल फेज के बाद ओव्यूलेशन, प्रोलिफरेटिव फेज, प्रोलिफरेटिव के बाद ओव्यूलेटरी फेज, ओव्यूलेटरी फेज के बाद सिक्रेटरी फेज। तो सबसे पहले मेंसेस फ्रॉम 1 to 5 डे, 6 to 13 डे प्रोलिफरेशन, उसके बाद 14 डे ओव्यूलेशन, 15 to 27 डे हमारा लुटियल फेज और सिक्रेटरी फेज। तो लुटियल फेज में बोल रहा है मेंस्ट्रुअल साइकिल में नए फॉलिकल्स डेवलप नहीं होते, क्योंकि बहुत FSH LH लेवल लो लेवल पे होता है, इस वजह से नहीं होते, रट्टा मार लेना। चलो आगे। Which of the following statement is correct regarding sexually transmitted infection? Person may contract syphilis by sharing milk, गलत बात है। हीमोफीलिया इज वन ऑफ द, गलत बात है। जेनेटल herpes, सिकल सेल एनीमिया STD नहीं है। नन ऑफ दिस पे कोई भी करेक्ट नहीं है। अब इस वाले क्वेश्चन को ध्यान से देख लो बेटा। 2 linked genes A and B shows 30% recombination and individuals of dihybrid cross shall produce gamete। गैमीट कितने बनाएगा? 30% रिकॉम्बिनेंट दिखा रहा। 30% रिकॉम्बिनेंट का मतलब 30% आपके रिकॉम्बिनेंट बनेंगे। तो गैमीट ये तो देखिए पेरेंटल कॉम्बिनेशन है ++, और ए बी पेरेंटल कॉम्बिनेशन है। 35 और 35 70 बचे 30%, 15 ये रिकॉम्बिनेंट। तो +A और +B 15%। ठीक है जी, 30% रिकॉम्बिनेंट बन गए। ये वाला आंसर है। बात समझ में आई नहीं आई भैया? अगर आप टेस्ट क्रॉस कराओगे, अगर इंडिपेंडेंटली असॉर्ट हो रहे हैं, तो 50% रिकॉम्बिनेंट और 50% आपके बनने चाहिए पेरेंटल कॉम्बिनेशन। रिकॉम्बिनेंट 30% बन रहे हैं, इसका मतलब है लिंक जीन्स हैं, एक ही क्रोमोसोम पे सिचुएटेड है। अब उनके बीच में रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी जितनी बार यहाँ से क्रॉसिंग ओवर अगर होगा, उतनी बार रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी। 30% रिकॉम्बिनेंट बनेंगे। रिकॉम्बिनेंट क्या? तो एक के पास है जेनेटिक मेकअप ++, एक के पास है AB। +A ये रिकॉम्बिनेंट है जो पेरेंट पे नहीं था, +B ये रिकॉम्बिनेंट है जो पेरेंट पे नहीं था। कितने % रिकॉम्बिनेंट? 30%। तो 30% में 15 आपके +A +B 15 +A 15। ठीक, चलो आगे। करेक्ट ऑप्शन इज दिस। ओके, आई बात समझ में?